बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये फरवाज़ एनबी न्यूज़। मैं हूं आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो एक नए व्लॉग के साथ। आपसे वही गुजारिश है कि अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस किया करें, लाइक भी कर दिया करें, शेयर भी कर दिया करें। नाज़िया शफ़ी और ज़ुनैरा बलोच केस पर चुनतखीब हुकूमत यानी रियासत की खामोशी संगीन जुर्म के मुतरादिफ बनती जा रही है। केस को दबाने के लिए BLF सरबराह डॉक्टर अल्लाह नज़र बलोच पर जिस अंदाज में कीचड़ फेंका जा रहा है, क्या रियासत इसके बावजूद भी इस गुनाह से या इस जुर्म से या इस जुर्म की नोयत से बच पाएगी? इस पर ज़रा हम बात करेंगे और फिर बात करेंगे कि पाकिस्तान बलूचिस्तान के सीनियर सियासतदान साबिक पाकिस्तानी वजीर सरदार यार मोहम्मद रिंद किसकी नुमाइंदगी कर रहे हैं, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की या बलूचिस्तान के उन लोगों की जिनको लापता किया गया, या फिर वो जो मावराए अदालत कत्ल कर दिए गए, या फिर वो जो इस वक्त जिंदानों में है। क्वेटा से होने वाली 3 अहम तरीन जबरी गुमशुदगियों ने एक बार फिर कई सवाल खड़े कर दिए कि क्या बलूचिस्तान के अवाम के पास सियासत करने का हक है या नहीं है, सियासत करने की आज़ादी है या नहीं है, और फिर इनसे जुड़े कई सारे सवाल। लेकिन इन सबसे अहम तरीन जो मामला है वो आपसे हम पहले डिस्कस करेंगे, लेकिन मुख्तसर करेंगे। इसके बावजूद कि 26वीं आईनी तरमीम का मामला ताहाल अदालत में ज़ेर गौर है। ये पिछले 1 साल से ज़ेर गौर है, जिसमें कमोबेश 2 दर्जन आईनी जो दरख्वास्तें हैं वो सुप्रीम कोर्ट की आईनी बेंच के सामने हैं। ताहाल अदालत ये डिस्कस नहीं इसको डिसाइड नहीं कर पाई क्या यह 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से फुल कोर्ट बनेगा। फुल कोर्ट बनेगा तो कौन सा बनेगा, क्योंकि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में अंदर जो खिचड़ी पकी है या जिस भी ये इस्टेब्लिशमेंट के बंदे ने महारत के साथ ये 26वीं आईनी तरमीम करवाई थी, उसको तो कम से कम मैं सलाम पेश करता हूं कि उसने पूरे एक सिस्टम को हैंग करके रख दिया है। सुप्रीम कोर्ट में कुछ जज वो है जो 26वीं आईनी तरमीम के बेनिफिशियरी हैं, और कुछ वो हैं जिनको 26वीं आईनी तरमीम से शदीद नुकसान पहुंचा। जिस तरह जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस बनते बनते रह गए, उसके बाद फिर वो जजेस जिनको चीफ जस्टिस बनना था अब वो नहीं बन सके। अब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की तैनाती का अख्तियार भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास चला गया। तो इस तरीके से जो ये सिस्टम बनाया गया, उसी में पिछले 1 साल से कमोबेश 2 दर्जन आईनी दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट की आईनी बेंच के सामने मौजूद हैं, लेकिन आईनी बेंच इसका फैसला नहीं कर पा रहा। अब जब 26वीं आईनी तरमीम का फैसला ही नहीं होने जा रहा, तो फिर ऊपर से 27वीं आईनी तरमीम की जा रही है। अब इसके बावजूद कि 27वीं आईनी तरमीम मंजूर करके पाकिस्तान में एक जो सिस्टम चल रहा है उसको अगर हम देखें तो आइंदा हफ्ते से मुझे ऐसा लग रहा है कि आइंदा हफ्ते से पाकिस्तान में जर्नेली बादशाहत कायम कर दी जाएगी। जी नाज़रीन, पाकिस्तान में बाज़ाब्ता तौर पर जनरलों की सिविल हुकूमत होगी। पाकिस्तान पर फ़र्द वाहिद और गैर मुंतखब शख्स की हाकमियत होगी। पाकिस्तान का हर अख्तियार यानी पाकिस्तान का जो पार्लिमान का मुकन्नना का अदलिया का अपना जो अख्तियार है, पार्लिमान का हर अख्तियार जो है वो रियासत के एक मुलाजिम के पास होगा और मालिक गुलामी में चले जाएंगे। आइन हमेशा के लिए खामोश हो जाएगा। पार्लिमान मुलाजिम के सामने मुकम्मल तौर पर सरेंडर कर देगी खुद को। अदलिया, खारजा, ख़जाना, दाखिला समेत कई अहम वजारतें, वज़ीर आज़म हाउस, ईवान सदर मुकम्मल तौर पर एक मुलाजिम फतह कर लेगा। उनकी मुद्दत मुलाजमत में गैर महदूद मुद्दत तक तोसी कर दी जाएगी। उनके फील्ड मार्शल के मनसब को तहफ़्फ़ुज़ दे दिया जाएगा। उनकी तैनाती और तकर्री का मामला भी जो है वो सदर और हुकूमत से ले लिया जाएगा, और कमांड एंड कंट्रोल का अख्तियार जो हुकूमत के पास था अब वो उनके पास नहीं रहेगा। पार्लिमान एक रबर स्टैम्प थी और मज़ीद बन जाएगी। अब वजारतें, वज़ीर आज़म ये सब फतह कर लिए जाएंगे। वज़ीर आज़म अतवार को एक अशाइया होस्ट करेंगे जिसमें 27वीं तरमीम से मुतालिक नंबर गेम का उसमें जायज़ा लिया जाएगा, और अगर कहीं जिस तरह सेनेट में 3 नंबर कम पड़ रहे हैं, 3 वोट कम हैं, तो उसमें
जाहिर है कि कांधे तो उन्हीं के इस्तेमाल होंगे ना जिन जो इस्टेब्लिशमेंट के लोग मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज में बैठे हुए हैं। रहा सवाल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, तो जरदारी बड़े समझदार हैं। वो जानते हैं कि अगर मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट से पंगा लिया तो हशर सुसर जैसा यानी जुल्फ़िकार अली भुट्टो जैसा होगा। सुसर उनके दो बेटों यानी शाहनवाज भुट्टो और मीर मुर्तज़ा जैसा होगा। उनका हशर उनकी जोजा शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जैसा होगा। तो इसलिए वो बड़ा समझदार है। वो जानता है कि जो पावर पॉलिटिक्स की डायनामिक्स के हर जाविये को वो समझता है। यार अंदाज़ा करें कि जो शख्स अपनी एक लीडर बीवी को की कुर्बानी देकर सदारत के मनसब पर फायज है, क्या उससे बेहतर सियासत कोई और समझ सकता होगा। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें मौलाना फजलुर रहमान की, तो मौलाना फजलुर रहमान वो है जो जिनका हम यूं कह लें कि वो डबल गेम खेलते हैं। हुकूमत का साथ भी देते हैं और नहीं भी देते। हुकूमत कहती है कि मौलाना के साथ से हमने ये सब कुछ किया, और मौलाना कहता है कि मैंने तो इनका साथ दिया नहीं। यानी वो शिकें इस 27वीं आईनी तरमीम की जिस पर काफ़ी दिनों से बंद कमरे में डिस्कस चल रहा था। बहरहाल इस कोयले की दलाली करने वाले ज़मीर फरोश अराकी ने पार्लियामेंट को तारीख कभी माफ़ नहीं करेगी। बिल्कुल इस तरह जिस तरह साबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा के एक्सटेंशन में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज और इंक्लूडिंग सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह कोयले की दलाली की थी, उनके मुंह और हाथ आज तक काले हैं। और यही सब कुछ मौजूदा पार्लियामान भी करने जा रही है। तो इस तरह जिस तरह मैंने अब बात की थी आपसे कि पाकिस्तान के सीनियर सियासतदान जो है वो साबिक वजीर भी रहे हैं सरदार यार मोहम्मद रिंद, उन्होंने कहीं एक बातचीत करते हुए कहा है कि बलूचिस्तान हुकूमत को दूर अंदेश फैसले करने होंगे। बलोच मसला अब इतना संगीन हो चुका है, इतना संगीन हो चुका है कि अब मुझ समेत किसी भी नवाब और सरदार के हाथ में कुछ नहीं रहा। आज डॉक्टर महरंग बलोच समेत हमारी जो बेटियां जेलों में बैठी हैं, ये हुकूमत का नामुनासिब फैसला है। और बलूचिस्तान हुकूमत में बैठे लोगों ने शायद बलूचिस्तान की तारीख को पढ़ने की कोशिश नहीं की, और उनका ये फैसला बलूचिस्तान के स्याह तरीन दौर का हिस्सा रहेगा। और फिर उन्होंने अपने इसी में आखिर में कहा है कि फौज में कुछ अच्छे लोग भी हैं जो बलूचिस्तान को समझते हैं, तो उनको ले आकर के एक यार मुझे इससे समझ में नहीं आती कि ये जो यार मोहम्मद रिंद साहब हैं ये किसकी नुमाइंदगी कर रहे हैं, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की। यार जनरल परवेज मुशर्रफ के साथ कौन कौन थे? क्या बलूचिस्तान से कोई नहीं था? क्या जनरल जिया के साथ बलूचिस्तान से कोई नहीं था? क्या जनरल परवेज मुशर्रफ ने नवाब अकबर बुगटी के साथ जो कुछ किया, क्या उससे पहले परवेज मुशर्रफ के साथ बलूचिस्तान से कोई नहीं था? ये जो इश्यूज चल रहे हैं बलूचिस्तान के, अगर हम इनको देखें तो ये तो पाकिस्तान क्या में पाकिस्तान से ही शुरू हुए थे। 5 ऑपरेशन मुसल्लत हो चुके, और बलूचिस्तान में कौन सी हुकूमत आती है कि यार मोहम्मद रिंद को पता नहीं है? क्या वो नहीं जानते? क्या वो ये नहीं जानते कि इस्टेब्लिशमेंट मुतवातिर बलूचिस्तान पर काबिज है? जो भी हुकूमत बनती है वो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की होती है। क्या वो ये नहीं जानते कि बलूचिस्तान का हर फैसला GHQ में होता है? क्या वो ये नहीं जानते कि बलूचिस्तान की तकदीर का फैसला वहाँ के कोर कमांडर्स और GHQ में किए जाते हैं? क्या वो नहीं जानते कि बलूचिस्तान में आइन कभी नाफिज हुआ ही नहीं? क्या वो ये नहीं जानते कि बलूचिस्तान में फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कभी होते ही नहीं? क्या वो ये नहीं जानते कि आसिफ जरदारी और जो मौजूदा चुनतखब वजीर आला हैं सरफराज बुगटी, इन्होंने वोट खरीद कर बलूचिस्तान में हुकूमत बनाई है? जब एक हुकूमत बिकेगी और इस्टेब्लिशमेंट हुकूमत बेचेगी और सियासतदान हुकूमतें खरीदेंगे, तो भाई पहले वो अपनी लागत वसूल करेंगे। वो उनको डॉक्टर महरंग बलोच से या किसी भी चीज़ से कोई सरोकार नहीं है। और सरदारों के हाथ में कब से कुछ नहीं रहा, जब से डॉक्टर महरंग बलोच मैदान में आई हैं और डॉक्टर महरंग बलोच ने जो मुनज़्ज़म जदोजहद की है, उसके बाद कहाँ रह गई हैं सरदार और जागीरदार और जो बलूचिस्तान के जो मीर खुद को कहलवाया करते थे? अब कहाँ हैं? अव्वल तो उनका वो तो खुद ही ज़मीर फरोश है, अव्वल तो वो खुद रियासती जो है वो एजेंट बन के बैठे हुए हैं, उनकी तो कोई औकात ही नहीं रही ना।
अब क्या बात कर रहे हैं। खैर, अब इनको पता होना चाहिए कि ये अब आपके हाथ में कुछ नहीं है। वो दिन हवा हुए जब बबन मियाँ फाख्ताएं उड़ाया करते थे। बलूचिस्तान में एक और भयानक चीज हुई है जिसने कम से कम मुझे तो परेशान कर दिया है। यानी पहले मेरे जहन में कहीं ना कहीं ये था कि शायद आगे चल के बलूचिस्तान में कहीं ना कहीं कोई पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू हो सकता है, लेकिन गुज़िश्ता शब जो कुछ हुआ, नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी के मरकजी डिप्टी ऑर्गेनाइजर सलमान बलोच, साहिर बलोच और दिलीप दास को बलूचिस्तान में अपना जो खुफिया एजेंसीज ने क्वेटा के बोलान प्लाजा से जबरी तौर पर हिरासत में लिया और हिरासत में लेने के बाद उनको लापता कर दिया गया। जबरी गुमशुदगियां बलूचिस्तान का कोई पुराना किस्सा बिल्कुल तारीख रखते हैं। हजारों की तादाद में, अब तो लाखों की तादाद में मैं कह सकता हूं कि बलूचिस्तान के लोग जबरी तौर पर लापता हुए हैं और रियासत ये सिलसिला कर रही है। एलानिया जबरी गुमशुदगियां होती हैं। अब तो जो बलूचिस्तान असेंबली है उसकी सहूलतकारी से जबरी गुमशुदगियां हो रही हैं। आप कह रहे हैं कि बलूचिस्तान असेंबली कैसे सहूलतकार बन सकती है? तो जो इंसदाद दहशतगर्दी जो एक्ट था 1997 का, जो बलूचिस्तान एक्ट था, उसमें जो तरामीम हुई थी 2 मरतबा, वो किसने की थी? बलूचिस्तान असेंबली ने की थी ना। तो सहूलतकारी किसने की? बलूचिस्तान असेंबली ने की। अब जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट वहां पर जबरी गुमशुदगियां करती है, उनको तो अदालत में भी किसी को पेश करने की जरूरत नहीं है। तो ये जो सिलसिला चल रहा है, इसका मतलब ये है कि बलूचिस्तान से जो पॉलिटिकल जो एक सिस्टम या पॉलिटिकल मूवमेंट्स या जो सियासी अमल बलूचिस्तान में किसी न किसी सतह तक चल रहा था, अब उसको बंद तस्वुर किया जाए। यानी पहले महज एक बात की जाती थी कि यार शायद कुछ ऐसा हो कि वहाँ बलूचिस्तान में कहने के लिए सिविल मार्शल लॉ हो, लेकिन फैक्ट ऐसा ना हो। लेकिन अब तो यकीन हो चला है कि बलूचिस्तान में आइन मुकम्मल तौर पर मुअत्तल है। बुनियादी इंसानी हकूक ख़त्म हो चुके हैं। बलूचिस्तान में मार्शल लॉ नाफिज है, सिविल मार्शल लॉ नाफिज है, बिल्कुल इस तरह जिस तरह पूरे मुल्क पर सिविल मार्शल लॉ नाफिज है। बदतरीन किस्म की डिक्टेटरशिप में इस वक्त पाकिस्तान चल रहा है। बदतरीन किस्म की सेंसरशिप का इस वक्त पाकिस्तान सामना कर रहा है। पाकिस्तान का मीडिया झुक चुका है, बिक चुका है, टूट चुका है, रियासत के कदमों में पड़ा हुआ है, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के कदमों में, उनके जुराबों में पड़ा हुआ है। तो उससे आगे हम क्या कह सकते हैं? तो इसी तरह बलूचिस्तान में जो उसी हवाले से देखें, डॉक्टर सबिया बलोच ने एक ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि तमाम सियासी कारकुनों सलमान बलोच, दिलीप दास और साहिर बलोच को कल रात अगवा किया गया और ये एक घिनौना और दानिशा जुर्म है। इसकी गुमशुदगी ने पहले से लापता होने वालों की तवील फहरिस्त में इजाफा कर दिया, जिनमें गनी बलोच, सहना बलोच शामिल हैं, जो इसी सियासी तंजीम नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी के अरकान। हर गुमशुदगी इंसाफ, जमहूरियत और इंसानी वक़ार के ख्याल पर हमला है। तो बलूचिस्तान में ये हमला बार बार हो रहा है, आइन पर हमला हो रहा है, बार बार आइन पर हमला हो रहा है। आइन में जो इंसानी हकूक दिए गए हैं, ये बार बार उन पर हमला हो रहा है। आखिर कब तक? आखिर कब तक? सवाल ये है कि आखिर कब तक? एक पल आएगा कि जब बलूचिस्तान के लोग उठेंगे। फिर जब उठेंगे तो वो घड़ी 1971 से भी ज्यादा खतरनाक होगी। तो इसी तरह आगे हम चलते हैं तो मंद में इस वक्त जो इतलात हैं कि लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज पर जो है वो एक आईडी धमाका हुआ है और एक काफिले पर जो है वो हमला किया गया। और इतलात ये है कि 2 एहलकार इस वक्त तक जो है वो जिंदगी की बाजी हार चुके हैं और इस वक्त हेलीकॉप्टरों की वहां पर मुसलसल परवाजें देखी जा रही हैं। इसके अलावा खतरनाक तरीन मामला हुआ है दश्त के इलाके खड्डान में, जहां आज फौज के 5 एहलकारों को उस वक्त निशाना बनाया गया जब वो अपने कैंप के लिए रसद गाड़ी से उतार रहे थे। हमले में मुतअद्दिद एहलकारों की हलाकत और जख्मी होने की इतलात मौसूल हुई हैं और वहाँ पर जो कैमरे वैमरे लगे हुए थे वो भी तोड़ दिए गए। इसी के साथ ही अगर आप देखें तो गवादर पसनी के करीब अपना शतंगी में नामालूम मुसल्लह अफराद की मकरान कोस्टल हाईवे पर नाकाबंदी के दौरान मुसल्लह अफराद ने, यानी एक असिस्टेंट कमिश्नर अगवा होते होते बच गया। यानी उन्होंने असिस्टेंट कमिश्नर और तहसीलदार को यरगमाल बनाने के बाद फिर छोड़ दिया। उनके जो मुहाफिजीन थे उनसे असलहा छीन लिया। मुसल्लह अफराद ने गवादर से कराची जाने वाली एक बाउजर गाड़ी को भी आग लगा दी। आवारान के इलाके कनीरा में आज सुबह जो है वो कर्मचारियों ने सिक्योरिटी फोर्सेस के
पर शदीद हमला किया। ज़रा के मुताबिक इसमें भी मुतअद्दिद हलाकतें हुई हैं, ताहम सरकारी तौर पर अभी तक किसी भी हलाकत की कोई भी तस्दीक नहीं हो सकी है। तो इसी तरह जिस तरह मैंने आपसे बात की कि रियासत कई संगीन गुनाह करती जा रही है, गुनाह पे गुनाह होते जा रहे हैं, तो यही चीज़ है कि इस वक्त जो मामला है वो नाजिया शफ़ी का केस है, उसको दबाने के लिए कुछ खेल खेले जा रहे हैं। यानी नाजिया शफ़ी केस को दबाने के लिए पहली फुर्सत में जो है वो जुनैरा के घर पर अटैक किया गया। जुनैरा बलोच, आपको पता है कि यूनिसेफ की माहौलियात से मुतालिक पाकिस्तान की नन्ही कम उम्र तरीन सफ़ीर है, उनके घर पर हमला किया गया, छापा मारा गया। उनके घर पर जो दस्तावेज़ात थे, उनके सफरी या जो पासपोर्ट चीज़ें थी, वो सब डिस्ट्रॉय कर दी गई। उनका लैपटॉप जो है वो डिस्ट्रॉय कर दिया गया और फिर इसी केस को बीएलए के ऊपर डालने की कोशिश की गई। जब ये केस उल्टा पड़ा तो ठीक उसी वक्त इन्होंने एक और केस क्रिएट किया, वो था साजिदा बलोच के नाम से, जो टोटल फेक है। साजिदा बलोच कौन थी, कहाँ थी, किसकी बेटी थी, कहाँ रहती थी, उसका कोई प्रोफाइल नहीं है। आपको प्रोफाइलिंग का बड़ा शौक है ना, तो यहाँ भी तो प्रोफाइलिंग आपने की होगी ना, आपको पता होना चाहिए। अब वो इल्ज़ाम, कल भी मैंने इस पर प्रोग्राम किया था कि जो इल्ज़ाम है वो डाला जा रहा है बीएलएफ के सरबराह डॉक्टर अल्लाह नज़र बलोच पर। अब मुझे हैरत होती है कि डॉक्टर अल्लाह नज़र बलोच एक बीएलएफ के सरबराह हैं और इस वक्त बीएलएफ पाकिस्तान क्या बल्कि एशिया की हाई प्रोफाइल जो है वो जंगजू ऑर्गेनाइजेशन बन रही है। बीएलए तो पूरी दुनिया की जो है वो टॉप जो है वो जंगजू ऑर्गेनाइजेशन है ना, बीएलए और उसकी मजीद ब्रिगेड, बीएलएफ एशिया तक अभी इसका है। तो डॉक्टर अल्लाह नज़र बलोच जो है वो एक जो चला रहे हैं बीएलएफ, वो एक, मैंने उसको जहाँ तक पढ़ा है, वो एक नज़रिए के तहत चल रहे हैं। वो उनका एक फ़लसफ़ा है। उन्होंने ये जंग ऐसे ही नहीं छेड़ रखी, वो बुनियादी तौर पर कोई दहशतगर्द नहीं थे, या ना ही इस वक्त वो खुद को दहशतगर्द तस्वुर करते हैं। वो जंगजू बने, जंगजू इसलिए बने कि उस वक्त जो कुछ बलूचिस्तान के साथ हो रहा था, डॉक्टर महरंग बलोच, डॉक्टर महरंग कैसे बनी उस वक्त जब डॉक्टर महरंग बलोच के वालिद को अब्दुल गफ्फार को जब उठाया गया, जबरी तौर पर लापता किया गया, उसके बाद फिर जो वो जिस जेल में इस वक्त डॉक्टर महरंग बलोच मौजूद हैं, हुदा जेल कोयटा, वहाँ रखा गया। उसके बाद फिर उन्हें उनकी मस्क शुदा लाश डॉक्टर महरंग बलोच को दी गई। उस वक्त वो बहुत छोटी थी, बच्ची थी, और उसने बचपन से ही जो जदोजहद शुरू की थी, वो जदोजहद आज इतनी बड़ी हो गई है कि डॉक्टर महरंग के नाम से या उसकी बीवाईसी के नाम से ईवान कांपते हैं। तो मामला ये है कि इस वक्त डॉक्टर अल्लाह नज़र बलोच क्या इतने जो है वो एक घटिया कैलेबर के इंसान होंगे कि जो आएंगे माशके अपना इसमें नौशकी में और एक बच्ची के साथ जिनसी ज़्यादती करेंगे, फिर वो चले जाएंगे, फिर 7 घंटे में उनको ये ऐसा अदराक होगा कि जी ये बच्ची तो जाहिर है कि इसको उठाएगी, तो बेहतरी यही इसी में है कि जो है वो इसको कत्ल कर दिया जाए। फिर 7 घंटे में उसके कत्ल की भी खबरें चला दी जाती हैं। इस वक्त भी कुछ इसके ये एक मीरानी खातून है, मीरानी पता नहीं ये कहाँ की है, सिंध की तो नहीं हो सकती, सिंध की होती तो कम से कम इतनी गिरी हुई, इतनी घटिया, इतनी गलीज ना होती, क्योंकि सिंध के लोगों में कुछ ज़र्फ है। तो इसलिए कुछ लोगों को ख्याल करना चाहिए। लेकिन इतना मैं बता सकता हूँ कि डॉक्टर अल्लाह नज़र के ऊपर कीचड़ उछालने से आप अपने दामन महफूज नहीं कर सकते। डॉक्टर अल्लाह नज़र के बलोच के दामन पर कीचड़ उछालकर बलूचिस्तान गवर्नमेंट और रियासत अपनी जिम्मेदारियों से नहीं फरार अख्तियार कर सकती। आज नहीं तो कल आपको मानना पड़ेगा कि नाजिया शफ़ी के साथ रियासती इदारों के एहलकारों ने जिनसी ज़्यादती की थी, और ये भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि जिनसी ज़्यादती में उनको तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया। ये स्प्लिंटर, ये छर्रे लगना, फिर ये दस्ती बम, ये ड्रामेबाजी नहीं चलेगी, ये आपको मानना पड़ेगा। और इसी तरह आपको ये भी मानना पड़ेगा कि जुनैरा बलोच
क्योंकि उनके वालिद के साथ आप सब कुछ कर चुके थे। तो आपकी बेवकूफ़ी थी कि जुनेरा बलोच को डराने के चक्कर में आप उनके वालिद का एक दबा हुआ केस आप जिंदा कर बैठे हो। तो इस केस को भी आगे अब चलना है। तो बहरहाल रियासत इस वक्त बुरे तरीके से फंस चुकी है, और रियासत फंस क्या चुकी है। खैर, अब ये बातें करना मेरे ख्याल में फजूल हो चुका है, क्योंकि अब अगले हफ्ते से जब इस मुल्क में जर्नली बादशाहत नाफिज हो जाएगी, जब इस मुल्क का फील्ड मार्शल इस मुल्क का सदर से भी ज़्यादा होगा, और उसकी जितनी भी कमांड होगी आर्म फोर्सेस की, वो फ़र्द वाहिद के पास चली जाएगी। जाते जाते मुझे एक बात याद आ रही है। अमेरिका के कोई वफद आया था पाकिस्तान में, जनरल मुशर्रफ का दौर था मेरे ख्याल में। उन्होंने किसी इशू पर बात करनी थी, तो बात करने के बाद फिर उन्होंने मीडिया से बात की। तो मीडिया से बात करते हुए उनके मुंह से एक बहुत बड़ा सच निकल गया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान वो मुल्क है कि जहां हमें आमरीत सूट करती है, इसलिए आमरीत सूट करती है कि आमरीत के दिनों में हमें पाकिस्तान में फ़र्द वाहिद से बात करनी पड़ती है। देखें इस वक्त क्या है, सऊदी अरब किससे बात करता है, यूएई किससे बात करती है, यहाँ तक कि अमेरिका किससे बात करता है, अरब ममालिक किससे बात करते हैं, फील्ड मार्शल साहब से बात करते हैं ना। तो वजीर आजम तो कम, वो तो एम ही, जिस तरह वो पख लगी होती है ना। अब ज़्यादा इसको पख को मैं नहीं खोलूँगा, ज़रा आप याद कर लीजिएगा, देख लीजिएगा कि पख बुनियादी तौर पर किसको कहते हैं। ये बेसिकली पख है, शहबाज शरीफ पख है। शरीफों ने और जरदारियों ने मिलकर इस मुल्क का जो हशर किया है ना, आने वाली कई नस्लें इनको माफ़ नहीं करेंगी। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक इजाज़त दीजिए। फी अमान अल्लाह।